ओके, कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ सर। तो हम लोग आज लॉ का पेपर जो 3 है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक का नाम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है? वापस से बोलिए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये क्या है? सर ये कानून है मेरे प्यारे बच्चों, कानून है। हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग कानून के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। और चैप्टर का नाम क्या है अपना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके सर। सर एक्ट मतलब? सर एक्ट मतलब कानून, यानी कि यहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये चीज समझिए कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट में 1872 क्यों वर्ड यूज किया गया, ठीक है ना। 1872 क्यों ऐड किया गया? क्योंकि सर ये जो एक्ट है वो इनएक्ट हुआ था, इनएक्टेड हुआ था। कब सर इनएक्टेड हुआ है? 25 अप्रैल 1872 को। वापस से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग बताइए कि ये लॉ जो है इनएक्ट कब हुआ था? ये लॉ सर इनएक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872। कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। जो हम पढ़ा रहे हैं जबरदस्त तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान से आप फोकस करते रहिए। समझ में आ रहा है ना? तो बताइए ये लॉ जो है कब इनएक्ट हुआ था? सर 1872 25 अप्रैल को। सर इनएक्ट का मतलब क्या होता है? इनएक्ट का मतलब ये हुआ कि बनकर तैयार हो जाना, बनकर तैयार हो जाना। ये इनएक्ट कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को। बट ये एप्लीकेबल हुआ था, बट ये एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872। ओ माय गॉड सर, आप तो 2 डेट बता दीजिए सर। सर इनेक्ट का मतलब हुआ बनकर तैयार हो जाना, बनकर तैयार हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ये लॉ क्या हो चुका है? बनकर तैयार हो चुका है। बट इसको पास, इसको एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल कब से कराया गया? इन फोर्स में कब से लाया गया? 1 सितंबर 1872। समझ में आ रहा है ना? सर अगर बन के तैयार अगर 25 अप्रैल को हो गया था तो फिर 1 सितंबर से क्यों एप्लीकेबल हुआ? इसलिए हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि 25 को अप्रैल को बनकर तैयार हो गया। एक सही मुहूर्त नहीं है, सही टाइमिंग नहीं है इसको एप्लीकेबल करना, ठीक है। तो एक हम लोग टाइमिंग देखते हैं कि किस टाइम पर ये एप्लीकेबल किया जाए। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग ये एप्लीकेबल कब से करवाए थे? 1 सितंबर 1872 से। तो क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? अब बताइए ये लॉ कब बनकर तैयार हुआ? सर 25 अप्रैल सर 1872 को सर। अच्छा ये एप्लीकेबल कब से हुआ? सर ये एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 1872। अच्छा 1872, इज इट क्लियर? 1872 ना? क्या 1872 में भारत आजाद हो गया था? हम लोग आजाद भारत थे, हम लोग आजाद हो गए थे? नहीं सर, भारत आजाद तो नहीं हुआ। भारत आजाद तो सर कब हुआ? 1947 में इंडिया आजाद हुआ। इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम लोग? बताइए ना। 15 अगस्त को ना। तो भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। बट ये जो लॉ आया, ये लॉ कब से एप्लीकेबल है जरा बताइए? 1872, यानी भारत के आजाद होने से पहले प्री इंडिपेंडेंस से ही ये लॉ एप्लीकेबल है। प्री इंडिपेंडेंस से ही ये लॉ एप्लीकेबल है अपने यहाँ। हाँ सर, ये भारत आजाद होने से पहले से ही ये लॉ एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग का भारत आजाद नहीं था तो यहाँ पर रूल्ड कौन करता था? यहाँ पर शासक कौन था? सर यहाँ के शासक ब्रिटिशर थे। कौन थे? ब्रिटिशर थे। तो मेरे प्यारे बच्चों बस यही आपसे जवाब चाहिए था मेरे को। ये जो लॉ है, ये लॉ कौन पास किया था? ये लॉ जो है पास किया था बाय द ब्रिटिश इंडिया। यही तो आपसे जानना था मेरे को
यानी कि ये लॉ मोदी जी पास नहीं किए हैं, ना ही मनमोहन सिंह पास किए हैं, ना ही अपने गांधी परिवार पास किए। ये लॉ कौन पास किया है? ये लॉ पास किया था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, क्लियर है? ब्रिटिश इंडिया पास किया था, यानी कि ब्रिटिशर लोग पास किए थे, ठीक है ना। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ। अब जो ये ब्रिटिश इंडिया पास किए थे, जानते हैं कहां पास किए थे? उसको हम लोग बोलते हैं इंपेरियल इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पास हुआ था बताइए? किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश इंडिया। कहां पास हुआ था बताइए ना? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है? सर ये क्या है सर? जैसे आज के टाइम पर लोकसभा, राज्यसभा हाउसेस है ना, जहां पर हम लोग लॉ पास करते हैं, कानून बनता है, बताइए, राज्यसभा, लोकसभा, हाँ या ना? हाँ सर। तो बस उस समय क्या था? इंपेरियल, समझ में आ रहा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑब्वियसली ये ब्रिटिश का ही था, ब्रिटिशर का था, बस में आ रहा है ना। तो ये लॉ कहां पास हुआ है बताइए? लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सा वाला लेजिस्लेटिव काउंसिल? इंपेरियल। इंपेरियल मतलब होता है सुपीरियर, लेजिस्लेटिव मतलब होता है जहां पर कानून बनता है, काउंसिल मतलब होता है टीम। बोलते हैं कि ये जो कानून बनाने वाले जो अपने टीम है, जो कानून बनाने वाले जो अपने टीम है, कानून बनाने वाले जो अपने टीम है, सुपीरियर है। क्या है? सुपीरियर है। ये कानून बनाने वाले जो टीम है सुपीरियर है। बस बात समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिशर पास किए, कहां पास किए? इंपेरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। समझ में आया? बेस्ड ऑन कॉमन प्रिंसिपल लॉ। सर बेस्ड ऑन कॉमन प्रिंसिपल लॉ का मतलब समझाइए सर हमको। बेस्ड ऑन कॉमन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ का मतलब समझना है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब सर समझाइए। अच्छा, आपको सीखना यह है कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ क्या होता है। तो इसके लिए आपको इतिहास में लेके चलते हैं। आइए, आप होप कि आप हिस्ट्री में बहुत माहिर होंगे। हाँ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जो अब समझिए, एक बात बताइए, अंग्रेज ब्रिटिशर इंडिया के अलावा, ब्रिटिश इंडिया के अलावा और कहां कहां राज करते थे? सर ब्रिटिश इंडिया के अलावा सर पाकिस्तान में, सर बांग्लादेश में। अरे मेरे रसगुल्लो, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये तो ब्रिटिश इंडिया, ये तो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। ये किसका पार्ट था? ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। तो फिर काहे का पाकिस्तान, काहे का बांग्लादेश? ब्रिटिश इंडिया का मतलब समझे क्या आप? समझे ही नहीं। ब्रिटिश इंडिया का मतलब इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, समझ में आ रहा है, बांग्लादेश, ये सब ब्रिटिश इंडिया के ही पार्ट थे। समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिश इंडिया के अलावा और कहां कहां ये अंग्रेजों लोग राज करते थे? जानते हैं कहां कहां? श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, क्या समझे, मलेशिया, चीन, ये चीन पे भी, हाँ, ये सब जगह कौन राज करते थे? हाँ, ये सब जगह ब्रिटिशर राज करते थे। ब्रिटिशर, अंग्रेज लोग राज करते थे। बात समझ आ रहा है ना? अब अंग्रेज लोग जब इतना जगह पर शासक करते थे, इतना जगह पर राज करते थे, तो वहां के कानून भी वही बनाएंगे, वहां का रूल्स रेगुलेशन भी वही बनाएंगे, हाँ या ना? वहां का रूल्स रेगुलेशन, कानून वगैरह वही ना बनाएंगे? हाँ सर, वही बनाएंगे, कानून वगैरह, रूल्स रेगुलेशन तो वही बनाएंगे। अब बताइए, इतना जगह पर शासन करना, इतना जगह पर शासन करना और हर जगह के लिए अलग अलग कानून बनाना और हर जगह का कानून उन लोग को याद रखना पॉसिबल था? इतनी जगह पे लोग शासन, बहुत सारे कंट्री पे शासन करते थे, बहुत सारे। तो जो कंट्री पे वो लोग शासन करते थे उसको वो लोग कॉलोनी बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉलोनी। पढ़े होंगे हिस्ट्री में कॉलोनी। तो अलग अलग कॉलोनी के लिए अलग अलग कॉलोनी, जैसे ब्रिटिश इंडिया अलग कॉलोनी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद चले जाइए चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब अलग अलग कॉलोनी हो गया। तो अलग अलग कॉलोनी के लिए अलग अलग लॉ उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन लोग के पास जो इंग्लिश कॉमन लॉ था, जो इंग्लिश लॉ था, उन लोग के यहाँ जो लॉ एप्लीकेबल था, उन लोग का यहाँ जो लॉ एप्लीकेबल था, वही लॉ बिल्कुल
हर जगह एप्लीकेबल करवा दी है, मतलब हर कॉलोनी में एप्लीकेबल करवा दी है, पास करवा दी है। बात समझ आ रहा है? मतलब सर, मतलब ये कि वो लोग अंग्रेज ब्रिटिशर थे, ब्रिटेन के थे, तो वहां पर जो इंग्लैंड में जो लॉ चलता है वही लॉ हर जगह वो लोग क्या करवा दिए, पास करवा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कि जो ब्रिटिशर है वो अपना लॉ सब जगह पास करवा दिए। हाँ, हर जगह लॉ पास करवा दिए अपना। बात समझ आ रहा है? और हम लोग क्या किए, यानी कि हम लोग क्या किए, जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत क्या हुआ, जब आजाद हुआ तो जो वो लॉ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसको पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लिए कॉपी, थोड़ा बहुत चेंज करके कॉपी कर लिए। अच्छा है, मतलब लॉ अच्छा होगा इसीलिए, समझ में आ रहा है, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो पूरा का पूरा लॉ को हम लोग क्या कर लिए, कॉपी। बात समझ में आया? अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, ज्यादा चेंज एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जब आप फ्यूचर में पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो इसमें जो केस स्टडीज है इंडिया के, मतलब इंडियन नेम से ज्यादा आपको दिखेगा फॉरेन नेम। बात में आ रहा है? और आप बोलिएगा सर हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, फॉरेन वाले लोग को केस की समझा रहा है? बिकॉज ये जो लॉ बना था, कब बना था? 1872। तो भारत आजाद तो नहीं हुआ था उस समय, तो ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय अंग्रेज लोग रहते थे, तो अंग्रेज लोगों में दिक्कत होता था, कोर्ट में जाते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे, यानी कि अंग्रेज भी लोग तो यहाँ रहते थे ना, तो उन लोगों से दिक्कत होता था, कोर्ट में जाते थे, तो कोर्ट फैसला सुनाता था, तो फैसला सुनाता था, तो केस बन गया, तो किसका नाम का केस बन गया? अंग्रेज लोग का। बात समझ में आया कि नहीं? अंग्रेज लोग का। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो लॉ है वो इंग्लैंड का ही लॉ है, जो कि हर कॉलोनी में पास हो गया। समझ में आ रहा है ना? और जैसे जैसे कोई कॉलोनी आजाद होता चला गया, वो इस लॉ को रखे या नहीं रखे, अब हमको तो नहीं पता कि चाइना में वही लॉ शुरू से पास ब्रिटिश द्वारा, यही प्री इंडिपेंडेंस, चाइना का प्री इंडिपेंडेंस यही लॉ होगा। अब चाइना इंडिपेंडेंस के बाद इस लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये हमको नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया करता है कि नहीं, कनाडा करता है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। बात में आ रहा है? क्लियर है? पर इंडिया कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो लंदन में लॉ चल रहा है, लंदन में तो चल ही रहा होगा, लंदन क्यों चेंज करेगा? लंदन में मतलब इंग्लैंड में जो लॉ चल रहा होगा वो लॉ तो यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं किए। बाकी लोग का नहीं पता, बाकी कॉलोनी मतलब कि कंट्री जो बन गए, बाकी लोग का नहीं पता, बट इतना पता है कि हम लोग चेंज नहीं किए। इंग्लैंड में भी वही है, हम लोग के पास वही है। यानी कि सर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो लोग वहां भी पढ़ेंगे। हाँ, वहां का स्टूडेंट को हम आराम से पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं? समझ में आ रहा है? दोनों लॉ जगह का एक ही है, बिकॉज हम लोग चेंज भी नहीं किया ना। तो अब समझ में आया ये क्यों लिखा हुआ है पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। ये पास कौन किया? ब्रिटिश इंडिया। अब मत बोलिएगा ब्रिटेन वाले लोग पास किया, अरे ब्रिटिश इंडिया का शासक कौन था? ब्रिटिश इंडिया। तो अब बोलिएगा पास कौन किया है? ब्रिटिश इंडिया पास किया है। और किस बेस्ड को लेकर? अपना इंग्लिश कॉमन लॉ, अपना जो इंग्लिश लॉ को लेकर, अपना जो उसका इंग्लिश लॉ था, वो इंग्लिश लॉ को प्रिंसिपल बेस्ड लेकर, उसका प्रिंसिपल मतलब बेस्ड नाम का बेस्ड है, समझ रहा? पूरा कॉपी मार दिया, समझ रहा है? तो यहां पर हो गया बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। क्लियर है? कहां पास हुआ? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ में आया लॉ का? हाँ, तो बताइए वापस से मेरे को कि ये एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाद में जब आज़ाद हुआ तो हम लोग क्या किए? नाम बदल दिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाए रखे हम लोग, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट कुछ आया नहीं है। क्या नहीं आया है? अमेंडमेंट कुछ आया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, अमेंडमेंट कुछ आया नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट कुछ आया नहीं है। तो जब अमेंडमेंट कुछ आया नहीं अभी तक, तो इसीलिए हम लोग पुराना नाम ही फॉलो करते हैं। वापस से रिपीट करिए, ये लॉ कब इनएक्ट हुआ? सर ये लॉ इनएक्ट हुआ है 25 अप्रैल को। ये लॉ कब एप्लीकेबल हुआ? ये लॉ सर एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 को। सर इनएक्ट और एप्लीकेबल एक ही ईयर में हुआ है, 1872 एंड 1872। बस फर्क इतना है कि बनकर तैयार हो गया था 25 अप्रैल को और ये एप्लीकेबल हो गया था 1 सितंबर को। ठीक है, किसके द्वारा पास हुआ? सर ब्रिटिश इंडिया। क्या ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान था? हाँ। क्या ब्रिटिश इंडिया में श्रीलंका था? श्रीलंका ब्रिटिश इंडिया में नहीं था, श्रीलंका आपका सिलोन था, अलग नाम से हम लोग बोलते थे। ये यहाँ पर ब्रिटिश राज, इंडिया को ब्रिटिश राज, ब्रिटिश इसलिए ना ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। और श्रीलंका का जो नाम था वो सिलोन था, सिलोन।
ठीक है। तो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ये सब ब्रिटिश इंडिया में आते थे, तो ब्रिटिश इंडिया पास किए थे। समझ में आ रहा है ना? कहाँ पर? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। क्लियर है? यहाँ तक बैकग्राउंड समझ में आया? लास्ट बार रिपीट करिएगा, लास्ट बार रिपीट करिए मेरे लिए प्लीज़। ओके सर, तो बताइए ये कब इनैक्ट हुआ था? सर ये इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को। अच्छा, ये एप्लीकेबल कब हुआ? सर ये एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 1872 को। कौन पास किया? सर ये ब्रिटिश इंडिया पास किया। गुड। किस बेस्ड पर? सर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। अच्छा, कहाँ पर, कहाँ पास हुआ? सर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गुड 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 गुड, ठीक है। देखिए कमेंसमेंट ऑफ एक्ट लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 1 सितंबर 1872 लिखा हुआ है ना, 1 सितंबर 1872। हाँ क्लियर है? ये लॉ का कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब एक समझिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं अब, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, क्या बोलना चाह रहा है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, ये लाइन को काट दीजिए, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोदी जी, अमित शाह जी 370 हटा दिए, इसलिए लाइन भी हटा दीजिए आप। ठीक है, 370 हट गया ना, जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट हो गया ना, तो अब भाई ऐसा कोई झमेला नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पहले था नाजुक सा था विदेश, वो स्टेट, कुछ भी बोलो तो फट से बोलता था कि नहीं हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। अमित शाह बोले बहुत तुम उड़ रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ का जो 370 आर्टिकल था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, अब हटा दिया गया तो अब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का धमकी दे ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई जो ये लॉ है अब ऑल इंडिया, होल इंडिया एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई बोलेगा जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, बोला भाई पहले था, अब मोदी जी हटा दिए हैं। समझ में आ रहा? अमित शाह मोदी जी मिलकर हटा दिए। तो नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल होल इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। सर बांग्लादेश में, अरे बांग्लादेश इंडिया का पार्ट है। सर कुछ देर तो पहले बोल रहे थे ब्रिटिश इंडिया में जब बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अरे भाई भारत आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, इंडिया इंडिया ही रह गया। बस में अब इंडिया ही है, तो इंडिया बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में पास अब बांग्लादेश में एप्लीकेबल है कि नहीं हमको नहीं पता, बट बांग्लादेश में ये एप्लीकेबल शायद नहीं होगा। अच्छा खैर, सर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर हाँ भारत का पार्ट है, अभी तक तो है, तो एप्लीकेबल है ना। तो ये बात समझ में आ गया कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल और ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया। कब से? 1 सितंबर 1872 से। सर ये तो आप बैकग्राउंड समझा दिए। सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जरूरी क्यों था? जरूरी क्यों था? देखिए आए दिन हम लोग ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आए दिन हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बातों बातों में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट कोई निभाता है, कोई नहीं निभाता है, तो उसका प्रोटेक्शन चाहिए था। बातों बातों में लोग कई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब टोटो से आना, क्लास जाना, अब बस में ट्रेवल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसी से डील कर रहे हैं, आप किसी से क्लास ले रहे हैं, कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसका प्रोटेक्शन के लिए कि अगला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो गया, उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो इसीलिए हम लोग एक एक्ट बना दिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब एक्ट बना, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना? क्योंकि आए दिन कॉन्ट्रैक्ट होता रहता था। ठीक है ना, तो कोई उसको आए दिन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अगला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, इसके लिए हम लोग लॉ बना दिए। डर रहेगा उसको कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे तो भी मेरा तो अब हो गया, चलो अब जेल। तो इसीलिए एक लॉ बना दिया गया, कानून बना दिया कि डर बैठा रहे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे और वो फेवर में काम करेंगे। समझा रहा? सही से काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिया में क्या मर्डर करने का सजा है? हाँ, तो आप मर्डर करने से पहले डरिएगा कि नहीं डरिएगा? हाँ सर डरेंगे। कि गुस्सा आएगा जाके घोप दीजिएगा चाकू? नहीं ना, डर लगेगा ना भाई, नहीं भाई मार उड़ देंगे तो कहीं मेरा जेल तो हो जाएगा, तो हो गया मेरा कैरियर, बन गया हम सीएमए। समझे कि नहीं समझे? तो फिर इसीलिए कानून बनाया जाता है कि खौफ रहे मन में। समझ में आ रहा है? कानून का डर रहे। चलिए ये बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, पक्का? हाँ सर।
अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिएगा, अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैकग्राउंड में ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बताइए कितना पार्ट में? 4 पार्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट बिलोंग करता है जनरल प्रिंसिपल से, पहला पार्ट जो बिलोंग करता है वो जनरल प्रिंसिपल से। दूसरा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिलोंग करता है सेल ऑफ गुड्स से, गुड्स को बेचना, जनरल प्रिंसिपल मतलब बेसिक चीज से। और तीसरा पार्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से बिलोंग करता है। और चौथा पार्ट बिलोंग करता है पार्टनरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस से। वापस से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने पार्ट है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 4 पार्ट है। बताइए क्या क्या है? एक जनरल प्रिंसिपल जो कि उसमें सेक्शन कवर है 1 से लेकर 75 तक, 75 सेक्शन है 1 से लेकर 75 तक। सर सेक्शन भी हमको देखना पड़ेगा, हाँ। और सेल ऑफ गुड्स है, जो सेल ऑफ गुड्स है वो कवर करता है 76 से लेकर 123 तक। तो नेक्स्ट वाला कितना है चालू होगा? 124 से। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 124 से 238 तक। एंड लास्ट पार्टनरशिप बिजनेस का जो है 239 से लेकर 266 तक। अब देखिएगा तो मालूम चलेगा 1 से लेकर 266 तक टोटल सेक्शन कवर अप है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बात में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4 पार्ट बताइएगा हमको। सर एक है बेसिक प्रिंसिपल 1 से लेकर 75, फिर आता है सेल्स ऑफ गुड्स जो कि 76 से लेकर 123, फिर आता है सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि आपका 124 से लेकर 238, और फिर आता है पार्टनरशिप बिजनेस 239 से लेकर 266 तक। ठीक है। हालांकि बाद में 1930 1872 मतलब 1872, फिर 1900 आएगा ना, 1930 में इसका सेपरेट एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया। मतलब ये जो गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से निकाल कर, ये कॉन्ट्रैक्ट में 4 पार्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 4 पार्ट है। बताइए, एक जनरल प्रिंसिपल, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, स्पेशल, और एक क्या था? पार्टनरशिप। ये 4 पार्ट था ना, उसमें से सेल्स ऑफ गुड एक्ट निकाल कर एक स्पेशल कानून बना दिया गया। स्पेशल कानून, ये स्पेशल है, नाम लिख दिया गया द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। सर 1930 का मतलब 1930 में इसको अलग से कानून बनाया गया, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद 2 साल बाद 3 पार्ट बच गया उसका। 3 पार्ट में से एक पार्ट पार्टनरशिप भी था। अब उसको पार्टनरशिप को हटाकर 1932 में उसका भी एक अलग से कानून बना दिया गया और नाम दे दिया गया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि 1932 में हुआ। तो उसमें कितना बच गया? बताइए सर, 2 ही बच गया, एक जनरल प्रिंसिपल और एक स्पेशल, एक जनरल प्रिंसिपल एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बच गया ना। ये दोनों को जब हम लोग क्या बना लिए, अलग कानून बना लिए, ये दोनों को क्या कर लिए, अलग अलग कानून बना दिए ना। इसको और इसको हम लोग अलग कानून बना दिए। इसको कब बनाए? 1930 में, और इसको कब बनाए? 1932 में। तो सिर्फ बच क्या गया? बच गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी 1 से लेकर 75 सेक्शन, और फिर आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 124 से लेकर 238। क्लियर है? और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में, आपके सीएमए के सिलेबस में आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है 1 से लेकर 75 जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो पूरा ओवरव्यू समझ में आया। 4 पार्ट था, 4 पार्ट में 2 पार्ट को अलग से कानून बना दिया गया 1930-1932 में, जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और एक बना दिया गया पार्टनरशिप एक्ट। 2 ही बच गया, एक जनरल प्रिंसिपल जो 1 से लेकर 75 होल्ड करता था। ठीक है। और जो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 124 से लेकर 238 से होल्ड करता था। बस में आ रहा है ना वो। और आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना भी नहीं है। आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना। तो आपको पढ़ना क्या है? आपको सिर्फ जनरल प्रिंसिपल पढ़ना है। तो यानी कि 1 से लेकर 75 तक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया जाएगा। हालांकि सेमेस्टर में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, सेमेस्टर का जो सिलेबस है बीकॉम का, उसमें आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी है। क्लियर है पूरा कहानी? सर ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी तो पढ़ना है। हाँ, तो अलग कानून है, पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां तक ओवरव्यू समझ में आया? क्या बातें हुई बोलिए? हाँ सर, यहां तक समझ में आया। एक बार रिकैप मारिए हमको, रिकैप बताइए क्या हुआ यहां तक। बताइए यहां तक क्या हुआ? सर हुआ ये कि जो ये लॉ है ये इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को। ये एप्लीकेबल कब हुआ? ये 1 सितंबर 1872 को ये एप्लीकेबल हो गया ऑल ओवर इंडिया।
एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर उस समय हुआ था, बट बाद में ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। मतलब अभी आज के टाइम में बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है एप्लीकेबल है ऑल इंडिया। समझ में आ रहा है? ये एक्ट जो है कौन पास किया, जरा नाम बताइए। मोदी जी? नहीं सर, मोदी जी नहीं। अच्छा, सोनिया गांधी? नहीं सर, सोनिया गांधी नहीं। तो कौन? ब्रिटिश इंडिया। कहाँ? हाँ सर, पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है ना? बेस्ड ऑन कॉपी पेस्ट, याद आ रहा है ना? हाँ, तो बेस्ड ऑन कॉमन इंग्लिश लॉ। समझ में आ रहा है ना? प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश लॉ। ठीक है, हाँ सर। ओके, इसका 4 पार्ट था। बेसिक, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, मतलब सेल्स को लेकर, फिर स्पेशल को लेकर, फिर पार्टनरशिप को लेकर। सेल्स और पार्टनरशिप को बाद में अलग कर दिया गया, तो बच कितना गया? स्पेशल एंड बेसिक। हालांकि हमको पढ़ना क्या है? बेसिक। बेसिक में कितना सेक्शन कवर अप है? 1 से लेकर 75। ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों जरूरी था? क्योंकि हम लोग आए दिन बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं तो पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी होते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? कानून बनाना पड़ा। तो उस समय के सरकारें या जो भी रूलर्स थे वो लोग क्या बना दिए? कानून बना दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में आइए। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अब हम लोग बैकग्राउंड कर लिए हैं कंप्लीट, अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट सर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को 5 शब्दों में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 5 वर्ड्स में है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 5 वर्ड्स में है। टेल मी द 5 वर्ड्स व्हिच डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। वो 5 वर्ड बता दीजिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। आइए आइए मेरे छोटे छोटे बच्चे, आइए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। हो गया ना 5 वर्ड? कॉन्ट्रैक्ट इज क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। खत्म, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन खत्म मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट में बताइए क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताइए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। समझे? हाँ सर, याद हुआ? क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब ये सर, आप ये कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 एलिमेंट हैं। एक है एग्रीमेंट, दूसरा है इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 एलिमेंट बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 कौन लोग छिप के बैठे हुए, उसको पकड़ के निकलो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से। तो निकल के आता है एग्रीमेंट, हम हैं। फिर निकल के आता है इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। तो 2 एग्रीमेंट, 2 एलिमेंट्स बताइए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का, एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, समझ में आया? अब मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 चीजें होते हैं। आप ये बोलना चाहते हैं सर कि एग्रीमेंट और इनफोर्सिबल बाय लॉ, आई ना? आप यही तो बोलना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कि एक एग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सिबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट है विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, अब ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो एग्रीमेंट है वो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है। क्या बोले हैं? फिर से बोलिए। कि जब कोई एग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, कोई भी एग्रीमेंट जब इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा जब इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा? कोई भी एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहा है ना? मतलब एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट में इनफोर्सिबल, मतलब कोई भी एग्रीमेंट जब इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, कोई भी एग्रीमेंट जब इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो इट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट।
कहाँ लिखा है सर? ये लिखा हुआ है सेक्शन 2H में, 2H में। जितना भी आप डेफिनेशन पढ़िएगा ना सेक्शन 2 में पढ़िएगा, समझ में? तो आप ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सर, इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब ये बोलना चाहते हैं कि एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, सर इन्फोर्सिबल बाय लॉ को बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, लीगल मतलब कानूनी दायित्व। ठीक है, वो एग्रीमेंट जिसमें कानूनी दायित्व आ जाएगा, भाई करना ही होगा, अब भाई हो गया, अब कानूनी दायित्व नहीं करेंगे तो जेल भेजेगा मेरे को, समझ में आ रहा है ना? तो वो वो एग्रीमेंट जो कि लीगल ऑब्लिगेशन उसमें आ जाता है, यानी लॉफुल, या बोल सकते हैं लॉफुल, लॉफुल हो जाए, समझ में आ रहा है ना? कानून के दायरे में आ जाए, समझ में आ रहा है? कानून के दायरे में आ जाए तो हम लोग बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एग्रीमेंट और साथ में क्या होना चाहिए? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। सर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, लीगल ऑब्लिगेशन और लॉफुल एक ही होता है क्या? हाँ, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। बताइए एग्रीमेंट में क्या डाल दें तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ, 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 यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन प्लस इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक? तो सर आप पहले हमको एग्रीमेंट समझाइए, फिर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ समझाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए आइए पहले आपको हम एग्रीमेंट समझाते हैं। ठीक है, पहले एग्रीमेंट समझ जाइए। जब आप एग्रीमेंट समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या समझ जाइएगा? एग्रीमेंट समझ जाइएगा, फिर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ समझ जाइएगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप कॉन्ट्रैक्ट समझ में आने लग जाएगा। तो पहले हम लोग को एग्रीमेंट समझना होगा। व्हाट डू मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या होता है? पहले ये लाइन को काटिए, एगो चलबे ना, एगो केटते हो अपना के। चलिए हो गया। अब बताइए क्या है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस। एग्रीमेंट में आ गए हैं। एग्रीमेंट का डेफिनेशन बताइए, कहां लिखा हुआ है? 2E में। कॉन्ट्रैक्ट का कहां लिखा हुआ था? सर 2H में। और एग्रीमेंट कहां लिखा हुआ है? 2E। पहले E आता है कि पहले H आता है? सर पता नहीं सर, ABCDEFGH। सर पहले E आता है। हाँ गुड। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ है? 2H। कहाँ है? 2H। और एग्रीमेंट का डेफिनेशन कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? 2E में। तो मित्रों आपको बताना होगा एग्रीमेंट का डेफिनेशन। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन याद है क्या? हाँ सर, 5 वर्ड। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। 5 वर्ड खत्म। तो एग्रीमेंट पहले समझ लेते हैं ना, एग्रीमेंट पहले समझ लेते हैं। एग्रीमेंट होता क्या है भाई? एग्रीमेंट होता क्या है? तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, every promise or every set of promise forming consideration for each other is an agreement। मित्रों क्या होता है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस, every promise or every set of promise, every promise every set of promise, every promise every set of promise forming consideration। समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग किसी चीज पर प्रॉमिस करते हैं, समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का प्रॉमिस करते हैं, समझ में आ रहा है ना? उस पर दोनों पे विचार करते हैं, दोनों पे क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, उस पर विचार किया जाता है, दोनों पार्टी मिलकर विचार करते हैं, तो दैट इज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा? एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। समझ में आ रहा है ना? उस पर विचार करना, उस पर क्या करना? विचार करना। तो एवरी प्रॉमिस, अगर किसी चीज को प्रॉमिस किए हुए हैं, उस पर दोनों क्या कर रहे हैं? मिलकर विचार कर रहे हैं। एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है? फॉर्मिंग कंसिडरेशन, बदले में किसी को कुछ मिलेगा, बदले में किसी को कुछ मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट मिलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। विचार कर रहे हैं, समथिंग, किसी को कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो एग्रीमेंट क्या हो गया? देखिए एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट मतलब हुआ, सिंपल भाषा में बोले तो एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस, किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं आप कि ये करेंगे, ये करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम प्रॉमिस किए कि हम आपको ये पेन बेचना चाहते हैं। आप बोले हाँ सर। हम आपको क्या दिए? हम आपको कुछ ऑफर दिए, मतलब आपको हम पेन बेचना चाहते हैं। आप बोले ठीक है सर। तो हम लोग में क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया ना? हम लोग में क्या? प्रॉमिस हो गया।
समझ रहे हैं ना हम लोग, क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, तो एग्रीमेंट हो गया, ये बिकम्स क्या बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया। तो एग्रीमेंट क्या हो गया, समझ आ रहा है, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज क्या, एग्रीमेंट। आगे आगे पढ़िएगा, आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही फोकस करिए, इसीलिए हम यहाँ तक मार्क किए, इसको आगे नहीं पढ़ना होगा। तो एग्रीमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, एग्रीमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़िएगा, एग्रीमेंट में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एग्रीमेंट क्या अकेले आप कर सकते हैं ना, अपने आप को एग्रीमेंट कर सकते हैं, अपने आप से आप एग्रीमेंट कर सकते हैं नहीं, एग्रीमेंट के लिए दो लोग का होना जरूरी है, प्लुरलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लुरलिटी होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होता है, प्लुरल होना चाहिए, प्लुरलिटी होना चाहिए, दो पर्सन होना चाहिए, मतलब कि देयर मस्ट बी अ टू और मोर पर्सन। एग्रीमेंट के लिए दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एग्रीमेंट आप अकेले नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। और दूसरा है कंसेंसस एड आइडम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आई मीन वर्ड है, कंसेंसस एड आइडम। क्या है बोलिए, कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम मतलब सर, मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड, समझ में आ रहा है, क्या चीज बोलिए सर, मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड किसके ऊपर, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पज, समझ में आ रहा है ना, सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पज, सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पज, सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पज। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हाँ आपको, मेरे पास दो पेन है, क्या है, दो पेन है, ठीक है, हम आपको पेन बेचना चाहते हैं, हम आपको पेन बेचना चाहते हैं, हाँ आपको ऑफर दिए भाई, हम आपको पेन बेचना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर लिए, हम आपको ये वाला पेन बेचना चाहते थे बट 100 रुपया में, बट आप जो है इस पेन को देख लिए, आप इस पेन को देखें, हम कौन सा पेन बेचना चाहते थे, ये पेन बेचना चाहते थे, और आप इस पेन के बारे में सोच रहे हैं, आई वॉन्ट टू सेल यू द पेन, समझ में आ रहा है ना, कितने रुपया में, 3000 रुपया में, समझ में आ रहा है ना। तो आपका गंदा नजर किस पे था, इस पे था, बट हम सोच रहे थे इसको बेचने का 3000 रुपया में, समझ में आ रहा है। आप सोच रहे हैं इसके बारे में, हम सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स है। अरे भाई आप सोच रहे हैं इस पेन के बारे में, आई मीन इस पेन के बारे में, और हम सोच रहे हैं इस पेन के बारे में बेचना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ। मीटिंग ऑफ माइंड मीन्स मतलब कि सेम टाइम पर दोनों का माइंड, कंसेशन आइडिया मतलब मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड किस पर माइंड मीट करना, सेम टाइम, सेम थिंग, सेम पर्पज, ये होना चाहिए, सेम टाइम, सेम थिंग, सेम पर्पज, सेम सेंस, सेम टाइम, सेम पर्पज, समझ आ रहा है ना। तो आप यहां पर लिख दीजिए पर्पज, सेम टाइम, सेम थिंग, सेम टाइम तो है ही, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ माइंड ऑन, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन, it means both the parties to an agreement must agreed same thing, same time, same purpose। बोलिए same thing, same time, same purpose, same thing, same time, same purpose। तो क्या समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ सर, एग्रीमेंट मतलब एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, फॉर्मिंग क्या, कंसिडरेशन टू ईच अदर, समझ में आ रहा है, मतलब विचार करना, मतलब उस पर क्या करना, विचार करना, दोनों एक दूसरे के ऊपर विचार करना, जो प्रॉमिस हुआ उस पर एक दूसरे का विचार करना, समझ में आ रहा है ना। बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना एक दूसरे को, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर हम आपको पेन बेच रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और हमको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इस चीज के ऊपर विचार करना, बस में इस चीज के ऊपर विचार करना। तो एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, समझ में आ रहा है, टू ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक, टेल मी द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट इज द प्लुरलिटी ऑफ पर्सन, मतलब एक ये पर्सन अपने आप से एग्रीमेंट कर सकता है क्या, नहीं ना, देयर मस्ट बी अ 2 पर्सन, समझ में आ रहा है, मस्ट बी अ मिनिमम 2 पर्सन, समझ में आ रहा है। तो आपका जो पहला दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम मतलब क्या हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पस। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो आपको एग्रीमेंट समझ में आया, बोलिए ना सर, एग्रीमेंट समझ में आया, हाँ सर, ठीक है। सर एग्रीमेंट रिटन होता है कि ओरल होता है, एग्रीमेंट में भी है रिटन, में एग्रीमेंट में भी है ओरल। एग्रीमेंट जो हो सकता है मे बी रिटन, में भी ओरल, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग लगता था कि रिटन का ही वैलिड है, ओरल तो हो नहीं सकता, नहीं, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। आगे आगे पढ़िएगा, एग्रीमेंट में भी रिटन भी हो सकता है, तो ये लिख दे रहा है, रिटन भी होता है और ओरल भी होता है,
ठीक है। देखिए एग्रीमेंट होता क्या है ना, अगर एग्रीमेंट के बारे में फोकस करिएगा तो एग्रीमेंट मतलब सिंपल सा बात है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। अगर एग्रीमेंट को तोड़िएगा, ठीक है, अगर एग्रीमेंट को अगर हम समझाएं तो एग्रीमेंट के अंदर होता क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। अगर हम आपको ऑफर दिए, हम आपको क्या दिए, ऑफर दिए कि आई वांट टू सेल यू दिस पेन, और आप एक्सेप्ट कर लिए, ओके, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट हो गया, हाँ ये एग्रीमेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना। अरे किसी को आप कुछ भी बोले, अगला को क्या दिया, ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है ना, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्लियर है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। हम आपको ये लैपटॉप बेचना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर लिए, तो ये एग्रीमेंट बन गया। बात समझ आ रहा है, क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो आपका एग्रीमेंट कुछ और नहीं, एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, ऑफर और एक्सेप्टेंस। क्लियर है। तो एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, एक बार डेफिनेशन उसका बताइए। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इन नोन एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक, टेल मी द प्रायोरिटी ऑफ द पर्सन एंड कंसेशनरी आइटम्स की दो, कम से कम दो लोग होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, सेम थिंग सेम टाइम सेम पर्पस। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। और एग्रीमेंट के अंदर दो कंटेंट बताइए सर, ऑफर और एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस। हाँ आपको पेन बेचना चाहते हैं, हाँ आपको कैलकुलेटर बेचना चाहते हैं, आई वांट टू सेल यू कैलकुलेटर, तो आप एक्सेप्ट कर लिए। हाँ आपको खाना खिलाना चाहते हैं, सुना रहा है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरे को खाना दो, ठीक है, बोलता है ठीक है देते हैं, एग्रीमेंट हो गया। आप टोटो यूज़ करते हैं कि मेरे को बाउन तक छोड़ दो, वो बोलता है ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, इसमें एग्रीमेंट है। हाँ बोले ना, आए दिन आप कई एग्रीमेंट कर लेते हैं, आए दिन बातों बातों में आप कई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है आपको। तो एग्रीमेंट है तो ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़े ना भाई तो जेल में रहिएगा। एग्रीमेंट तोड़े हैं तो ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं तो फिर जेल में, क्योंकि एग्रीमेंट आपको बाउंड नहीं करता पर कॉन्ट्रैक्ट आपको बाउंड करता है। एग्रीमेंट आपको बाउंड नहीं करता बट कॉन्ट्रैक्ट आपको बाउंड करता है। समझ में आ रहा है ना। अगर उसको परफॉर्म करना ही होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, चलिए चक्की पीसिंग, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ में आ रहा है ना। आप समझाया ना, एग्रीमेंट तोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा में रहिए, पार्टी मनाइए, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़े बाबू तो जेल। समझ में आ रहा है ना। तो आपको समझना होगा एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एग्रीमेंट समझ में आया ना, एग्रीमेंट मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस का खेला है। अब कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए थोड़ा क्लास लगेगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। पहले यहां तक समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया तो आगे आपको लेके चलते हैं हम यहां पर। तो आपको एग्रीमेंट समझ में आ गया कि भाई इसमें ऑफर होता है, अगला व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब आपको हम एक बात बताते हैं, दो तरह का एग्रीमेंट ऐसा होता है। अब देखिए बात समझिएगा, एग्रीमेंट जो होता है ना, एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट यहां स्पेस है मेरे पास, यहां लिखते हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है it may be a legal obligation, may not be a legal obligation। इसके पास लीगल ऑब्लिगेशन होगा, लीगल ऑब्लिगेशन हो भी नहीं सकता। मतलब कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि वो लीगल ऑब्लिगेशन उसके अंदर होते हैं, वो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होंगे, मतलब वो लॉफुल हो जाएंगे, वो एग्रीमेंट को लॉफुल माना जाएगा। मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट कहीं बनने वाला है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ये मान लीजिए ये एग्रीमेंट है, ये क्या है, एग्रीमेंट है, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बात समझ आ रहा है ना। पहले आप समझिए, अब यहां से क्लास को पिक करने की कोशिश करिए। एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट जो है वो मे बी लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है। एग्रीमेंट मे बी अ लीगल ऑब्लिगेशन, समझ आ रहा है, मे हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, आई मीन कि एग्रीमेंट में हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, मे नॉट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट के पास लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी हो सकता है। मतलब वो एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन है, वो एग्रीमेंट जो कि लीगली ऑब्लिगेशन बन सकता है, मतलब उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन है, तो वो कल को कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। पर जो एग्रीमेंट जो कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता, कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आगे चल के वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नहीं समझे। एग्रीमेंट जो है वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन में हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, में है नॉट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। बट जो आपका जो एग्रीमेंट है जिसके पास लीगल ऑब्लिगेशन होगा वो कल को कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट दो एग्रीमेंट ऐसा होता है
जिसके पास लीगल ऑब्लिगेशन होता ही नहीं है, वो दो एग्रीमेंट को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे एग्रीमेंट के पास लीगल ऑब्लिगेशन का राइट है। दो एग्रीमेंट कभी भी, ध्यान सुन लीजिए, दो एग्रीमेंट आप आराम से करिए, तोड़िए, आपको कोई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो जेल जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर जेल जाना होगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे जेल जाना होगा, एग्रीमेंट तोड़ने पर जेल नहीं होता। पर कहने का मतलब कि जो एग्रीमेंट जो है उसके पास लीगल ऑब्लिगेशन है, कुछ एग्रीमेंट का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो जिसके पास लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता, तो कभी बन ही नहीं सकता, उसको तोड़िए, क्या दिक्कत है, एग्रीमेंट करके तोड़ दीजिए। सर बताइए तो क्या क्या है वो एग्रीमेंट है, समझ में आ रहा है कि सर हम लोग तोड़ेंगे, वो मालूम तो चलना चाहिए कि कौन सा एग्रीमेंट है, जो तोड़ भी देते हैं तो हम लोग जेल नहीं होगा। बट कुछ वो दो एग्रीमेंट ही है, सिर्फ ऐसा दो ही एग्रीमेंट है, बट दो एग्रीमेंट को छोड़ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके अलावा जो भी एग्रीमेंट करिएगा सारे के सारे एग्रीमेंट पर लीगल ऑब्लिगेशंस होता है। दो तरह के एग्रीमेंट पर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं होता है? नहीं सर। बाकी ये अलग एग्रीमेंट पर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं? हाँ सर। दो तरह के एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं होता है? नहीं सर। बाकी एग्रीमेंट पर उस दो एग्रीमेंट को छोड़ दिया जाए, दुनिया भर का कोई भी एग्रीमेंट करे उस पर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो दो एग्रीमेंट बता देंगे तो आप समझ जाइएगा ना कि ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अफसोस कि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। हाँ सर समझ गए। तो बताइए सर कौन सा वो दो एग्रीमेंट है जो कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता? आइए दिखाते हैं। ये रहा पेज नंबर आपका था 6, समझ में आ रहा है ना? देखिए एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है? कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर और डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ओ माय गॉड, टेल मी द टू एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, दो एग्रीमेंट ऐसा बताइए मेरे प्यारे बच्चों जो लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं उसके अंदर क्या नहीं है? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नहीं सर ये लोग कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, अफसोस कि ये लोग कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो दो एग्रीमेंट बताइए ना जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सर एग्रीमेंट जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सोशल मैटर, समझ रहा है ना? जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं समाज पर, जो एग्रीमेंट करते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सोशल मैटर और एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन नहीं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन, यहां पर डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, ठीक है ना? मिस्टेक मत कर दीजिएगा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। देखिए हस्बैंड वाइफ में बहुत सारा एग्रीमेंट होता है, पर डोमेस्टिक एग्रीमेंट घर चलाने के लिए एग्रीमेंट जो होता है, घर चलाना जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, समझ आ रहा है? घर चलाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, घर चलाने के लिए जो मेरा एग्रीमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो एग्रीमेंट अगर तोड़ भी दिया जाए तो क्या नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो जेल नहीं होगा। सर एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बताते हैं। मान लीजिए आप क्या किए, मान लीजिए कि आप मेरे को बोले कि सर एक मूवी लगा हुआ है, चलिए मूवी देख के आते हैं। हम बोले चलिए ठीक है चलते हैं, शाम का टिकट बुक कर लेना। तो आप बोले यस सर, क्यों? जरूर सर, शाम का टिकट बुक कर लेंगे। बोले देखो मेरा तो, हम बोले कि देखो मेरा तो क्लास है, मेरा क्या है? क्लास है। हम क्लास वगैरह खत्म करके शाम को पहुंच जाएंगे, ठीक है? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप जाइए, आप हॉल जाकर टिकट ले लीजिए और वहां से आप इंतजार करिएगा, हम आ जाएंगे। तो आप बोले ठीक है सर। आप गए हॉल, टिकट ले लिए, इंतजार कर रहे हैं कि सर आएंगे अब, ठीक है? अब हम ना बोलकर आपको भूल गए, आपको हम क्या है बोलकर भूल गए, आपको प्रॉमिस करके भूल गए। आप मेरे को ऑफर दिए, हम एक्सेप्ट कर लिए, बिकम्स अ प्रॉमिस बन गया ये, ठीक है ना? आप ऑफर दिए और हम एक्सेप्ट कर लिए। आप बोले ना सर मूवी देखने चलिएगा, हम बोले हाँ, तो एक्सेप्ट कर लिए ना, प्रॉमिस, ये एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। सर कोई ऑफर देगा और अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा। हाँ एग्रीमेंट बन गया, हे भगवान एग्रीमेंट बन गया।
ठीक है। और हम आपको बोलकर भूल गए, बिकॉज मेरा क्लास था, हमको पढ़ाना था, मेरा क्लास था, हम भूल गए, बहुत बिजी आदमी है, ठीक है, तो हम भूल गए। हुआ क्या फिर, आराम से आप 5 बजे फोन पे फोन किए जा रहे हैं, मेरा फोन साइलेंट, पता ही नहीं चला, साइलेंट था, मेरा फोन को उल्टा कर दिए थे, पता ही नहीं चला, पढ़ाने में मग्न हो गए, खूब पढ़ा रहा है, खूब पढ़ा रहा है, खूब पढ़ा रहा है, ठीक है। आप फोन पे फोन कर रहे हैं, फिल्म का टाइमिंग चालू हो गया, हॉल में आदमी ढुक गया, सोचे कि ये सर थोड़ा बिजी आदमी है, हो सकता है कि लास्ट टाइम आएंगे, इंटरवल देखने आएंगे, क्लाइमेक्स देखने में मजा आता हो, इंटरवल के बाद आएंगे, क्लाइमेक्स में देखने आएंगे, तो इंटरवल हो गया, इंटरवल में भी नहीं आए, क्लाइमेक्स सीन चल रहा था उसमें भी नहीं आए, हम तो अपने पढ़ाने में मग्न। अब आया आपको फिल्म खत्म हो गया, अब आया आपको गुस्सा, बनता है कि नहीं, गुस्सा करिए कि नहीं करिएगा, अब आपको आया है गुस्सा, आप एकदम आग बबूला होकर मेरे पास आए, क्लास में आए, जैसे आए हैं, अरे ओ शिट, हमको तो आपके साथ मूवी देखने जाना था, भूल गए, चलिए चलिए अब चलो, नहीं सर हम अब आपके साथ मूवी देखने नहीं जाएंगे, जाएंगे बट मूवी देखने नहीं, कोर्ट, कोर्ट जाने हुए, क्यों, आपके ऊपर केस करेंगे, आई विल सू यू। हम बोले अच्छा बेटा तुम हम पे केस करेगा, काहे, आप मेरे को बोल कर नहीं आए, एग्रीमेंट तोड़ दिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। हम बोले अच्छा काहे का कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट हुआ था, तुम मेरे को पैसा दिए थे मूवी देखने के लिए, तुम मेरे को पैसा दिए थे, जब पैसा ही नहीं दिए तो ये एग्रीमेंट क्या है, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट रह गया, तो एग्रीमेंट तोड़ दिया, और ये सोशल रिलेटेड मैटर है भाई, सोशल रिलेटेड, मूवी देखने चलना, कल को आप बोलिएगा सर जॉगिंग करने चलते हैं सुबह सुबह, हम बोले ठीक है, अगर हम जॉगिंग करने नहीं आए, हम सोए रह गए, तो आप चल जाएंगे कोर्ट में केस करने के लिए। हाँ, आपका फ्रेंड स्कूल टाइम में क्या होता था, स्कूल टाइम में बोलता था कि ठीक है ठीक है ठीक है हम लोग साथ में स्कूल चलेंगे, आपका बगल वाला फ्रेंड, और वो जल्दी भाग जाता था, तो क्या वो कोर्ट में केस कर देगा, क्या जल्दी क्यों चलेगा, मेरे को बोला था साथ में चलने के लिए, भाग गया, कोर्ट में आप केस कर दीजिएगा आप, अरे वाह गजब, नहीं समझे। हाँ, बगल में 2 लेडीज बैठ के चुगली करते रहती हैं, वो उनका पड़ोसी के बारे में बताएंगी, वो अपना पड़ोसी के बारे में बताएंगी, अगला व्यक्ति अपना पड़ोसी के बारे में बता दिए, इसके पास ये है, ये करता है, ये करता है, वो करता है, अगला व्यक्ति नहीं बताया, अगला व्यक्ति नहीं बताया, अब ये आंटी बोल रही हैं जा रहा केस करने, तुम क्यों नहीं बताई, अरे 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 अजीब है। आए दिन हम लोग समाज, मतलब जो सामाजिक क्रिया है उस पर हम लोग एग्रीमेंट करते रहते हैं, सोशल मैटर के ऊपर, घूमने, खाना पीने, खाना जाने के लिए, डिनर जाने का मैटर है, आपका फ्रेंड बोला कल डिनर चलते हैं, कल मस्त बाहर में खाना वाना खाएंगे, गजब, आप केस कर दीजिएगा, नहीं जाइएगा, नहीं गया तो ये केस हो ही नहीं सकता, कोर्ट जाएगा मार के भगा देगा, जज वाले जो क्या करेंगे, मार के भगा देंगे, अपना क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, काहेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट है, पैसा दिए थे, परफॉर्मेंस करने के लिए पैसा दिए थे, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इसके अंदर, ये कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो बताइए एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सोशल मैटर, क्या इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होता है, नो, डजंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, डजंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बिकॉज ये इट्स रिलेटेड टू द सोशल मैटर, समझ में आ रहा है, सामाजिक मैटर को लेकर पास में आ रहा है। जैसे कभी कभी हुआ ही होगा, आपका आंटी आपकी मान ली बिल्डिंग के ऊपर या नीचे जो भी रहती है, आप अपने बच्चा को लेके आ जाती होगी आपके घर में, अब बाबू थोड़ा सा होमवर्क करा दो ना, मेरा बाबू का छोटा बाबू था, करा दो होमवर्क, स्कूल से मिला है बहुत सारा होमवर्क, और आपको मन भी नहीं रहता होगा, फिर बोलते ठीक है, आप सोचते हैं बोल दिए हैं तो करा देते हैं, मन तो नहीं है आपका, करा देते हैं, या फिर खेलने भी जाना हो तो फिर बोलते बोल दिए हैं, बोल के मत कराइए, पढ़ाइए मत, बैठा के उसको आराम से पबजी खेलिए उसके साथ, आंटी छोड़ के गई है उसको, तो बोलिए अब तुम भी पबजी खेल, हम भी पबजी खेलते हैं, आराम से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा फेल हो जाता है तो आंटी आपको शू करेगी, कर भी देगी तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट, आपको पैसा दी थी पढ़ाने के लिए, एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सोशल मैटर, समझ में आ रहा है ना, कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ये, पैसा दिया थी तो पढ़ा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके ये क्या हो जाएगा, जैसे ही पैसा देगी तो ये बाउंड हो जाएंगे आप ना, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि सामाजिक क्रिया के ऊपर हम लोग करते रहते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो ये एग्रीमेंट बाउंड नहीं होता, ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। जैसे कि एक और एग्जांपल दे दे आपको, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका बर्थडे आता है, तो आपका फ्रेंड लोग क्या बोलना चाहता है, अरे दोस्त भाई पार्टी दे,
तुमको पार्टी देना होगा, तुम्हारा बर्थडे है पार्टी नहीं देगा। आप भी बोलते होंगे कहाँ 2 महीने तक बात नहीं कर रहा था, आज इसको पार्टी चाहिए। या फिर कुछ अपना फ्रेंड बोलता है भाई पार्टी दो पार्टी दो, आपके पास पैसा नहीं रहता, बोलते हैं कि ठीक है दे देंगे। तो अब मस्त आपको प्लान दे रहे हैं, आप क्या करिए पता है, अब बोलिए ठीक है आओ पार्टी होगा, एकदम ताज बंगाल में पार्टी है, आज शाम को 4 बजे ताज बंगाल में पार्टी, समझ में आ रहा है ना, एकदम ताज बंगाल में पार्टी, 4 बजे पहुंच जाना, सब कुछ एकदम लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रुक जाना ताज बंगाल में, एकदम पार्टी होगा। आपका फ्रेंड क्या करेगा, ताज बंगाल में टाई हुए मस्त पहन कर ढुक के बैठा रहेगा, समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर कर देगा या फिर ढुक जाएगा। वहाँ ढुकने का चार्ज है पता कि नहीं, ढुके हुए कुछ बैठ चाय पियेंगे तो कम से कम 500-600 का बिल। आपका फ्रेंड लोग ताज बंगाल में ढुका, आप गए कि नहीं गए, नहीं गए, आप जाइए ही मत, ताज बंगाल वाले फ्रेंड लोग को भेज दिया, आप जाइए मत, क्या वो किस करेगा, किस करेगा, ऑफर दिए आप एक्सेप्ट भी किया वो लोग, या फिर वो ऑफर दिया पार्टी दो आप एक्सेप्ट कर लिए और फिर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, काहे का एग्रीमेंट, सोशल मैटर हो, डिनर खाने चलने के लिए, समझ में आ रहा है ना, टहलने के लिए, स्कूल जाना, ये सब सोशल मैटर से रिलेटेड है, ये डजंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। पैसा वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ कंसिडरेशन नहीं होता, तो इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सर डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन मतलब डोमेस्टिक एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ में, हस्बैंड मतलब समझते हैं ना, वाइफ मतलब समझते हैं ना। आपका हस्बैंड वाइफ है घर में, हाँ सर है ना, पापा मम्मी मेरे हस्बैंड वाइफ है ना, हाँ पापा मम्मी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो पापा मम्मी में या फिर हस्बैंड वाइफ में जो भी एग्रीमेंट होता है, कैसा एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, डोमेस्टिक अरेंजमेंट, घर परिवार चलाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, बस में आ रहा है, घर गृहस्थ चलाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, समझ में आ रहा है। अगर उसको किया जाए और उसको तोड़ दिया जाए तो क्या कोई एक दूसरे को सू कर सकता है, केस कर सकता है। सपोज जैसे आपके घर में होता ही होगा ना, पापा को मम्मी बोलती होगी कि मेरे लिए ना कुछ आते आते कुछ लेते आइएगा, ऑफिस से आते आते मेरे लिए कुछ लेते आइएगा। पापा बोलते हैं ठीक है, बोल देते हैं हाँ ठीक है, हड़बड़ी में है, जाना है, ऑफिस का टेंशन है, हाँ ठीक है। अच्छा मम्मी ऑफर दी, पापा एक्सेप्ट कर लिए, आपके मम्मी ऑफर दी, पापा क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, क्लियर है। अच्छा मम्मी को क्या मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगा, पापा को क्या मिलेगा, शायद पापा को मम्मी बोली कि भाई ठीक है शाम को आपके लिए हम क्या बना देंगे, पनीर बना देंगे, आप मेरे लिए ज्वेलरी लेके आइएगा तो शाम को हम क्या बना कर रखेंगे, पनीर बना कर रखेंगे। पापा बोले ठीक है भाई ठीक है, ठीक है हाँ बोल दिए, हाँ बोलकर क्या कर लिए, निकल गए ऑफिस के लिए। और पापा क्या आपका ज्वेलरी लेके आए, नहीं मम्मी पनीर बना कर रखी थी, हाँ शायद रख दी थी। अब मम्मी आई देखी कि भाई पापा जो है आपके वो ज्वेलरी लेकर नहीं आए हैं, तो क्या मम्मी को गुस्सा आएगा, हाँ जी आएगा। तो क्या मम्मी कोर्ट में केस कर देगी कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हस्बैंड जो मेरा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ये जो है आए दिन हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ घर गृहस्थ चलाने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, घर गृहस्थ चलाने के लिए क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, घर गृहस्थ चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए ना, ये एग्रीमेंट करते हैं, घर गृहस्थ चलाने के लिए हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, बात सुना रहा है। तो आए दिन एग्रीमेंट तोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या कोर्ट में केस कर दिया जाए। अच्छा देखिएगा तो हर हस्बैंड कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा, काहे तो एग्रीमेंट तोड़ा रे। उसी तरह का एक केस था, उसी तरह का केस था, क्या केस था, बलफेयर वर्सेस बलफेयर। सर दोनों का नाम बलफेयर वर्सेस बलफेयर। आपका टाइटल क्या, सर सिंह। आपका पापा का नाम क्या, सर समथिंग सिंह, ए सिंह, बी सिंह, जो भी सिंह। मम्मी का नाम क्या, सर मम्मी का नाम भी लास्ट में सिंह होता है। दोनों में केस हो जाए तो क्या होगा, सिंह वर्सेस सिंह, सिंह वर्सेस सिंह, मिस्टर सिंह वर्सेस मिस्टर सिंह वर्सेस मिसेस सिंह। बस वही है भाई, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है एकदम। तो हुआ क्या कि इसमें जो ये मिसेस थी, समझ में आ रहा, ये क्या है सर, ये है मिसेस, समझ में आ रहा, ये क्या है, लेडीज है। सर कैसे मालूम चले लेडीज है, ये आपका हम बाल वगैरह बना दे रहे हैं। ये कौन है सर, ये लेडीज है, समझ में आ रहा है ना। ये कौन है, ये भाभी जी है, भाभी जी। और ये कौन, ये सर ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ये है वाइफ, ये है हस्बैंड। ठीक है मेरे सोने बच्चे, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ।
जानते हैं क्या हुआ? हस्बैंड ना, ये हस्बैंड वाइफ कहाँ के रहने वाले थे? ये हस्बैंड वाइफ सर इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। कहाँ बोलिए? इंग्लैंड। क्लियर है? अब ये भाई साहब जो हस्बैंड है, हस्बैंड जॉब करने के लिए कहाँ गए? सिलोन। सर सिलोन कहाँ पर है? सिलोन को आज के दिन हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीलंका बोलते हैं। सिलोन को आज के दिन क्या बोलते हैं हम लोग? श्रीलंका। तो ये सिलोन गए। श्रीलंका से लिख सकते हैं? नहीं, आपको श्रीलंका कुछ नहीं, सिलोन मारना है। ठीक है। तो ये जो हस्बैंड है ये काम करने के लिए कहाँ गए? सिलोन गए। समझ में आ रहा है? अब जो हस्बैंड है कहाँ है? सिलोन में। वाइफ इंग्लैंड में कहाँ है? अकेले है। समझ में आ रहा है? घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए क्या वाइफ को पैसा भेजना चाहिए? हाँ, हस्बैंड ना मंथली कुछ कुछ पैसा अलाउंसेस भेजता है। और वाइफ ना जानते हैं क्या की थी? वाइफ ना ये चीज़ को रिटर्न में एग्रीमेंट में ले ली थी। मतलब हस्बैंड जो है, हस्बैंड ना अपने वाइफ को एग्रीमेंट किया था कि वाइफ हम जा रहे हैं सिलोन काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, और आपको मंथली अलाउंस हम भेजते रहेंगे वहाँ से। आप आराम से घर गृहस्थ चलाइएगा। ठीक है? कोई दिक्कत तो होगा तो बोलिएगा। और वाइफ के साथ ये एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट हो गया था। यानी घर गृहस्थ चलाने के लिए हस्बैंड क्या देगा अपनी वाइफ को? मंथली अलाउंस देगा। घर गृहस्थ चलाने के लिए हस्बैंड क्या देगा अपनी वाइफ को? मंथली अलाउंस देगा। और हस्बैंड कहाँ चला गया? सिलोन चला गया। कुछ मंथ तक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या करता रहा? मंथली अलाउंस भेजता रहा। समझ में आ रहा है? तब इसको 2-3 महीना बाद एक फ़ोन आता है। इसका फ़ोन बजता है, ट्रेन ट्रेन। जानते हैं इसका फ़ोन कौन करता है? इसके दोस्त करता है। इसका दोस्त फ़ोन करता है। जैसे ही इसके दोस्त फ़ोन करता है और कुछ इनको खबर देता है, और खबर सुनते ही हस्बैंड का एकदम दिमाग खराब, गुस्सा, एकदम गुस्सा से लाल हस्बैंड। समझ में आ रहा है? जानते हैं उसके जो दोस्त हैं, हस्बैंड के जो दोस्त हैं, क्या बताते हैं? क्या बताए हैं? ये बताए हैं कि जानते हो मिस्टर वेलफेयर, तुम्हारी जो वाइफ है ना, वाइफ जो इंग्लैंड में है, वो तुमको चीट कर रही है। क्या कर रही है? चीट कर रही है। वो घर में अकेले नहीं रहती, उसके साथ ना एक व्यक्ति रहता है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति रहता है, वो तुमको चीट कर रही है। आया हस्बैंड को गुस्सा। हस्बैंड जो है मंथली अलाउंस क्या लगता है बढ़ा देगा? अच्छा, पहले वाइफ थी, एक जन का खर्चा, अब एक जन और आ गया, 2 जन का खर्चा डबल कर देते हैं। डबल कर देगा? बताइए ना कि देना बंद कर देगा? सर देना बंद कर देगा, ऑब्वियसली सा बात है, देना बंद कर देगा। तो हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ को मंथली अलाउंस देना बंद कर दिया। अपनी वाइफ को मंथली अलाउंस देना तड़ाक से बंद कर दिया। अब वाइफ को आया गुस्सा। एक तो चोरी, भाभी जी आप एक चोरी किए हैं, ऊपर से सीना चोरी। समझ में आ रहा है ना? कोर्ट में सू कर दी। हे भगवान, क्या चल रहा है घर परिवार में? वाइफ जो है कोर्ट में क्या कर दी? सू कर दी अपने हस्बैंड के खिलाफ। समझ में आ रहा है ना? अब आई वाइफ कोर्ट में और इधर हस्बैंड। हम कौन? जज। बोलिए, इधर वाइफ है, इधर कौन है? हस्बैंड है। समझ में आ रहा है? ये वाइफ और ये कौन? हस्बैंड। समझ में आ रहा है ना? मेरे को बोल रही हैं, आई मीन वाइफ है और हस्बैंड है। हम कौन? जज। हम बोले भाभी जी आपको क्या दिक्कत है? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी क्या दिक्कत है आपको? मेरा हस्बैंड ना हमको एग्रीमेंट किया था, बोला था महीना महीना पैसा भेजेगा, अब नहीं भेज रहा है। हमने रिटर्न लिख के दिया था। बोला हाँ रिटर्न लिख के दिया था। बोले हस्बैंड क्या दिक्कत है? अरे बस चीट कर रही थी इसलिए हम देना बंद कर दिए। हमने देखिए भाभी जी, पहला बात समझिए, यहाँ पर बात समझिए, भाभी जी को समझा रहे हैं। देखिए पहले बात समझिए, आपके हस्बैंड मानते हैं आपको एग्रीमेंट में लिख के दिए थे कि आपको मंथली अलाउंस देंगे, बट ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट है ही नहीं। जब एग्रीमेंट नहीं तो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो कौन क्या तोड़ा, किसी को पता ही नहीं। आपको है भाभी जी, सुनिए ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप जो है इनके साथ एग्रीमेंट आपको लग रहा है कि की है, बट ये एग्रीमेंट है ही नहीं। ये एग्रीमेंट है ही नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में घर परिवार चलाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? वो एग्रीमेंट है ही नहीं। ठीक है? पहले पैसा भेज रहे थे, इनका बड़प्पन था, भेज रहे थे। अब पैसा नहीं भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं। बात समझ आ रहा है? आप जो एग्रीमेंट किए थे वो एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट एक्चुअली था ही नहीं। तो एग्रीमेंट है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो कौन क्या तोड़ा? समझ में आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कौन क्या तोड़ा? अगर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कोई तोड़ने का बात ही नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का बात ही नहीं हुआ। तो आपका जो केस है उसको डिसमिस किया जाता है। समझ में आ रहा है भाभी जी? अब देखिए बात समझिए, यहाँ पर आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि शायद जो है वाइफ जो उसको चीट कर रही थी इसीलिए हस्बैंड बंद कर दिया।
मंथली अलावेंस, और जज साहब ये इमोशनल में आकर कि बहुत बदमाश लड़की है, बहुत बदमाश वाइफ है, इसलिए इसको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। वाइफ चीट कर रही है कि नहीं कर रही है डजंट मैटर, वाइफ किसी के साथ रह रही है कि नहीं रह रही है डजंट मैटर। अगर वाइफ जो है ये चीट नहीं करती, अकेले ही रहती, अकेली ही रहती, और ये आपस में एग्रीमेंट ये लोग किए थे घर परिवार में, आई मीन हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कुछ पैसा देता रहेगा, जो कि पहले ही हुआ था, ठीक है, और वाइफ चीट नहीं करती, और जो हस्बैंड है वो पैसा देना बंद कर देता। मतलब सर अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये वाइफ जो है बदमाश नहीं रहती, बहुत अच्छी रहती, और जो हस्बैंड जो है फिर भी पैसा देना कोई कारण बंद कर देता, तो क्या वाइफ उस समय कोर्ट में केस करती तो उसका केस को डिसमिस कर दिया जाता? जी हाँ, उसका केस को डिसमिस कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि हम वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर चीट करना ना चीट करना से कोई लेना देना नहीं है। जो वाइफ है जो एग्रीमेंट की थी अपने हस्बैंड के साथ, ये जो एग्रीमेंट है ये ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। घर परिवार के लिए, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ में हुआ एग्रीमेंट इज नॉट अ एग्रीमेंट। बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। क्लियर है? तो आप ये दिमाग में सोच लीजिए कि भाई वाइफ जो है इसकी चीट कर रही थी, इसके वजह से बंद कर दिया, इसलिए कोर्ट इमोशन में आके इसको पैसा देने के लिए ये मना कर दिया, हस्बैंड नहीं दे रहा है तो इसके फेवर में फैसला गया। ऐसा नहीं है, चीट करे ना चीट करे ये एग्रीमेंट है ही नहीं। हम ये बात सुनेंगे ही नहीं इनका कि इनकी वाइफ चीट कर रही है। हम पूछे हस्बैंड क्या दिक्कत है बताओ, अब मेरी वाइफ चीट कर रही है, हमको डाइवोर्स चाहिए। बोले डाइवोर्स वगैरह यहाँ नहीं होता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से लेने देने कुछ बात है तो बताइए। डाइवोर्स का काम हम लोग यहाँ नहीं करते, बगल वाला कोर्ट में डाइवोर्स होता है, जाइए डाइवोर्स ले लीजिए। बात समझ आ रहा है? हम लोग यहाँ पर ये फैसला सुनाएंगे। तो यहाँ पर ले दे के बात ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ में जो भी एग्रीमेंट हुआ, आप क्लियर कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ में जो भी एग्रीमेंट हुआ, चीट करने से लेने देना नहीं है। चीट करे ना करे, एक साथ रहे 10 के साथ रहे ही नहीं। बात समझ आ रहा है? एग्रीमेंट हुआ है हस्बैंड वाइफ में, कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी नहीं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ है, डोमेस्टिक घर चलाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको अगर तोड़ दिया जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्लियर है? तो दो एग्रीमेंट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोने से बच्चे, बताइए दो एग्रीमेंट। आपको दो एग्रीमेंट बताना होगा। टेल मी द 2 एग्रीमेंट व्हिच नेवर विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। अफसोस ये मेरे प्यारे एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है। शकल देखिए लोग का, उदास है। हम पूछे क्यों उदास हो, और क्या करें? हम लोग कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। हाँ ठीक, आप लोग कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ये दो लोग कौन है भाई जो जिंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते? ये एक ऐसे एग्रीमेंट है जो जिंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। कौन है ये दो लोग? सर एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सोशल मैटर और डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये लोग कभी जिंदगी में क्या नहीं बन सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। बात समझ में आ रहा है? तो ले दे के आपको ये क्लियर हो गया, बात समझने की कोशिश करिएगा। ले दे के आपको क्लियर हो गया, ले दे के आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, हुआ या नहीं हुआ, ये ले दे के क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मित्रों, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं सर कि जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट क्या बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मतलब कि कहने का मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, कहने का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कभी ना कभी एग्रीमेंट था। हाँ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बात समझ रहा है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी क्या था? कभी ना कभी एग्रीमेंट था। मतलब कहने का मतलब कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा क्या? 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 हाँ, हर एक कॉन्ट्रैक्ट
एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि एग्रीमेंट आगे चल के क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट ही आगे चल के क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है। पर दो एग्रीमेंट है, दो एग्रीमेंट को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा एग्रीमेंट क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। पर दो एग्रीमेंट को छोड़ दिया जाए जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो वो उस तरह के एग्रीमेंट कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। बात समझ आ रहा है ना, कि वो एग्रीमेंट जो क्रिएट नहीं करते, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। बस में आ रहा है ना, दो एग्रीमेंट बताइए जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं। सर एग्रीमेंट ऑन द मैटर ऑफ सोशल मैटर, समझा रहा है, एग्रीमेंट ऑन सोशल मैटर, एंड दूसरा एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये दो एग्रीमेंट कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते। जब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ही नहीं सकते तो आपको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो आपको लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होगा। दो एग्रीमेंट कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा, क्लियर है ना। दो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है। एग्रीमेंट को मेरे प्यारे बच्चे, ये है एग्रीमेंट, इसको क्या बनना है, कॉन्ट्रैक्ट बनना है। तो वही एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है। जो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकता ना, उसको हम लोग जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अब क्लियर है ये। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जी हाँ, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है। पर जो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। तो ये बताइए, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पक्का कभी ना कभी एग्रीमेंट था, तभी तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होकर ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो हम लोग ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या, कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है कभी ना कभी क्या हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा। यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, जी हाँ, ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। बट हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना कि सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है। जो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा वो जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो आई एम क्लियर अबाउट दैट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज को समझ गए हैं कि रट लिए हैं? सर समझ गए हैं, ये चीज को समझना ही होगा, ये चीज को समझना ही होगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है कभी ना कभी एग्रीमेंट होगा ही, ठीक है ना। और ऑल एग्रीमेंट आर, भाई कभी की जिंदगी में जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एग्रीमेंट क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो। बात समझिए। सीए स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट आगे चल के क्या बनता है, सीएमए नहीं बन सकता। स्टूडेंट जो है आगे चल के क्या बनेगा, सीएमए बनेगा। स्टूडेंट जो है आगे चल के क्या बनेंगे, सीएमए बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे सीएमए, जितना भी सीएमए बने हैं वो सारे के सारे कभी ना कभी स्टूडेंट होंगे, जी हाँ। सारे के सारे सीएमए कभी ना कभी स्टूडेंट होंगे, जी हाँ सर जरूर। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे स्टूडेंट सीएमए हो जाएंगे? नहीं, सारे के सारे सीएमए स्टूडेंट होंगे, बट सारे के सारे स्टूडेंट सीएमए नहीं भी हो सकते। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई एमबीए किया, कोई एडवोकेट बना। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा तो क्या, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सर क्या होगा, क्या एग्रीमेंट ही रहेगा, और क्या रहेगा, एग्रीमेंट ही रहेगा। एग्रीमेंट अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पक्का कभी ना कभी एग्रीमेंट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, बट सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है होगा। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है? हाँ सर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट कौन बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है कि एग्रीमेंट बड़ा होता है? सर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है। गलत बोल रहे हैं,
गलत बोल रहे हैं आप। रिलेवेंस के बेसिस पे बता रहे हैं, आप इंपॉर्टेंस के बेसिस पे बता रहे हैं, आप भारी भरकम बेसिस के बारे में बता रहे हैं, दमदार के बेसिस पे बता रहे हैं, बट हम ब्रॉडर के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बड़ा छोटे के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बड़ा छोटे के ऊपर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट हो, मायने कॉन्ट्रैक्ट का रखता है, कोर्ट में केस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा, बट हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं बड़ा कौन है। हम ये पूछ रहे हैं कि सीए बड़ा है कि स्टूडेंट, ब्रॉडर कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट और ब्रॉडर, नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या बहुत है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या बहुत है, बट सीए का संख्या कम है। अब सीए वैल्यूएबल है, स्टूडेंट वैल्यूएबल नहीं होता, सीए वैल्यूएबल होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एग्रीमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो कॉन्सेप्ट। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉडर कौन है, तो बताइएगा एग्रीमेंट से ब्रॉडर होता है और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है नैरो होता है, छोटा है, छोटा है। समझ आ रहा है? सबको थोड़ी सब एग्रीमेंट को मौका दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट बनने का। सबका एग्रीमेंट मतलब सारा स्टूडेंट सीए में बन सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो एग्रीमेंट जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सर नैरो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अच्छा, जीनस और एक होता है स्पेसीज। जीनस स्पेसीज, ठीक है ना? जीनस मतलब हुआ, जीनस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। जीनस क्या होता है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। और स्पेसीज क्या होता है? जीनस जो होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। जीनस क्या होता है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। और स्पेसीज क्या होता है? स्पेसीज नैरो कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? देखिए जीनस मतलब क्या हुआ, जीनस मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ह्यूमन बींग इज द जीनस, ह्यूमन बींग इज द जीनस। ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है? मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो मेल और फीमेल क्या हो गया? स्पेसीज। मेल और फीमेल स्पेसीज। नहीं समझे? जीनस इज द ह्यूमन बींग इज द जीनस। समझ रहा है ना? अब उसके वेराइटीज, मेल और फीमेल, ह्यूमन बींग का वेराइटीज क्या हो गया? वेराइटीज मेल और फीमेल, तो स्पेसीज मतलब वेराइटीज। समझ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? मेल एंड फीमेल। समझ रहा है? क्लियर है? तो बड़ा कौन हो गया? ह्यूमन बींग की मेल एंड फीमेल। सर ह्यूमन बींग जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और मेल एंड फीमेल इज द नैरो कॉन्सेप्ट। जैसे कि जीनस में आप बोल लीजिए डॉग, ठीक है? डॉग हो गया जीनस। और डॉग का बहुत तरह का उसका ब्रीड्स है, वेराइटीज़ है। समझ आ रहा है ना? जैसे कि लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, बुलडॉग हो गया। समझ आ रहा है ना? और भी होता है तरह से, डॉबरमैन हो गया। तो सब क्या हो गया? जितना भी नाम लिए ये स्पेसीज हो गए। तो डॉबरमैन, बुलडॉग, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, दीज आर स्पेसीज। और डॉग क्या हो गया? जीनस। क्लियर है यहाँ तक? Tell me the statement. Why the all contracts are agreement, but all agreements are not contract? Because agreement may have a legal obligation, may not have a legal obligation. समझ रहा है ना? And we know that to make a contract, agreement के लिए बोला जा रहा है, to make a contract, agreement must have a legal obligation, must have create a legal obligation. But if agreement doesn't create any legal obligation, they can't make a contract. समझ रहा है ना मेरे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे सर क्या मेरे बच्चों? तो सर ये बताइए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है एग्रीमेंट को, तो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना होगा। सर क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? अभी बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को माफ़ करिएगा, थोड़ा अभी बहक गए, माफ़ करिएगा। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट को सर क्या करने के लिए, जरा बताइए। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सीढ़ी है, समझ रहा है ना? ये क्या है? सीढ़ी है। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर है कौन? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सीढ़ी को पार करना होगा, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होगा। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा एग्रीमेंट, यहाँ है कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट है, अगर तुमको कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो तुमको ये सीढ़ी पार करना होगा। ये सीढ़ी का मतलब हुआ सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। एग्रीमेंट सुन रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तुमको कॉन्ट्रैक्ट बनना है क्या? हाँ सर, तो लीगल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट करना होगा। तो तुम सारा एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, बस कुछ लोगों को छोड़कर। पहला बात तो समझ लीजिए कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट के पास लीगल ऑब्लिगेशन है?
मतलब वो दो तो नहीं है ना, कहीं चेक करो तो, कहीं चेक करो तो वो कहीं दो तो नहीं है ना। कौन सा दो बोलिए तो, कौन सा दो बोलिए तो? वो एक 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 एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, कहीं वो दो तो नहीं है ना, कहीं वो दो तो नहीं है ना। अगर वो दो है तो तुम निकलो यहाँ से, तब तो तुम छोड़ दो, तुम सपना ही छोड़ दो। वो दो तो छोड़ दो, समझ में आ रहा है ना? वो दो तो हो तो छोड़ दो, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अरे भाई मेरे, अगर एग्रीमेंट अगर लीगल एप्लीकेशन तुम क्रिएट करते हो तो यहाँ रहो, अगर क्रिएट नहीं करते हो तो हटो। सर क्रिएट करते हैं सर, मतलब कि तुम वो दो एग्रीमेंट नहीं हो, ये बोलना चाह रहे हो ना? वो दो एग्रीमेंट नहीं हो, ये बोलना चाह रहे हो ना? हाँ सर, हम वो दो एग्रीमेंट नहीं है। हाँ तब ठीक है, तो लीगल एप्लीकेशन क्रिएट कर हो तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट बनवा देंगे हम, तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हो। उसके लिए सीढ़ी पार करना होगा, और सीढ़ी का मतलब हुआ सेक्शन 10, समझ में आ रहा है ना? Agreement, you must have satisfied all the conditions of a contract. समझे? Agreement must have satisfied all the conditions of section 10. There are six. देखिए यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर 6 तो नहीं है, ज़्यादा है, पर अब समझिए हम जो बोलना चाह रहे हैं। देयर आर सिक्स एसेंशियल इम्पॉर्टेंट, समझ में आ रहा है ना? एग्रीमेंट कंडीशंस गिवन इन दी सेक्शन 10. What I've said? I said that there are 6 conditions which is given in the section 10 which must satisfied by the agreement to form a contract. बस में आ रहा है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 का जो छह इंपॉर्टेंट कंडीशन है सेक्शन 10 का, उसको सेटिस्फाई करना होगा, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब सर आप ले देखिए ये बोलना चाह रहे हैं सर, हमको शांति रहे सर, सोचने दीजिए सर, शांति दिमाग से, दिमाग अब काम करना बंद कर रहा है सर, सोचने दीजिए। ओके सोचिए सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले एग्रीमेंट को क्या होना होगा? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होगा। सर कब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा? जब वो दो एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर दो एग्रीमेंट नहीं है तो सर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है तो ताला खुल गया। चाबी है लीगल ऑब्लिगेशन होना, चाबी है क्या बनने के लिए? जिस तरह से आप लोगों को सीए बनने के लिए कॉमर्स लेना चाहिए था क्या? 11-12 में कॉमर्स लेना चाहिए था क्या? हाँ सर। अगर कॉमर्स लिए हैं तो क्या सीए बन सकते हैं? हाँ। अगर कॉमर्स नहीं लिए तो सीए नहीं बन सकते? नहीं। बात समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। तो आपको मस्ट बी टेकन ऑफ कॉमर्स। सीए बनने के लिए ये है क्या? सीए मेरे प्यारे बच्चे दिमाग में डाल लीजिए, आप खून में डाल देंगे। जब ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो क्या निकले? ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो क्या निकले? सर बोलिए जल्दी से, ब्लड टेस्ट करवाए तो क्या निकले? लॉ निकले सर, लॉ कॉन्ट्रैक्ट निकले सर। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सीए है। एग्रीमेंट कौन है? स्टूडेंट है। एग्रीमेंट कौन है? स्टूडेंट है। और लीगल ऑब्लिगेशन कौन है? क्लास 12 कॉमर्स, 11-12 कॉमर्स। तो पहले बात सुन लो भाई, स्टूडेंट तुमको सीए बनना है क्या? हाँ, तो सारे स्टूडेंट को हम लोग सीए बनने नहीं देते हैं, तो पहले को वो कॉमर्स लेना होगा। अगर कॉमर्स लिए हो, मतलब कि अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किए हो तो ही तुमको हम सीए बनने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनने देंगे। बात समझ आ रहा है ना? अगर तुम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं किए हो, अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो, आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, तो भाई तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट बनने देंगे नहीं। अलग बात है कि इसमें कितना पढ़ाई करना होता है, अलग बात है। लेवल है, फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बस में आ रहा है? पहले तो आपको लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होगा, पहले तो आपको कॉमर्स लेना होगा। अगर कॉमर्स ले लिए हैं, हम स्टूडेंट है, कॉमर्स भी लिए हुए हैं, तब आप आराम से सीए बन सकते हैं। आपको ये सीढ़ी पार कर लेना होगा, सेक्शन 10 की कंडीशन सेटिस्फाई कर लेना होगा। होप कि आप समझ पाए हो इस चीज को। तो सर सेक्शन 10 में क्या क्या वो कंडीशंस है तो बताइएगा। हाँ, जिस दिन ये सेक्शन 10 का सारा कंडीशन खत्म कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पूरा का पूरा लॉ को क्या कर लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। समझ आ रहा है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या समझ में आया? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 10 में सबसे पहला कंडीशन बताइएगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है सर फ्री कंसेंट। पहला क्या था? एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। दूसरा है फ्री कंसेंट। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। लॉफुल कंसिडरेशन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, 3 हो गया। चौथा में आ जाइए, पार्टी आर कॉम्पिटेंट। समझ में आ रहा है ना? पार्टी आर कॉम्पिटेंट।
पार्टी क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, पार्टी और कैपेबल। पार्टी क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पार्टी जो होना चाहिए कैपेबल होना चाहिए, पार्टी क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। क्या समझ में आया? ओके सर, पार्टी क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। और आपको 5वां नंबर दे रहे हैं लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और 6 नंबर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, 6 नंबर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, जो कि इसके बारे में कब से बात हो रहा था। ठीक है, तो 6 था ना, 6 था ना, 6। सर ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर ये हमको पहले ही आपको देखिए यहाँ पर ही लिख दिए, देखिए लिखा हुआ ना कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, हम यहीं लिख दिए, देखिए यहीं पर लिख दिए पार्टी आर कैपेबल। समझ रहा है, पार्टी नहीं होगा, माफ़ करिएगा, परफॉर्मेंस और ये रहा कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, पार्टी आर कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट और कैपेबल होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ ना कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट है। तो यानी कि सर ये वाला तो ऊपर ही लिखवा दिए, ये और ये जो है वो एक्स्ट्रा है, ये कोई खास चीज़ नहीं है, इसको ध्यान, ये एक तरह का टर्म्स है, एक तरह का क्या है, टर्म्स है, तो इसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, जानना है, पढ़ना है, सीखना है, क्या है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है। सर एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग क्या चारों सब सारा आपको जवाब देना होगा, जवाब तो आपको सारा देना होगा, बट आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए 6 ही रिलेवेंट मानिए। समझ में आ रहा है ना, 6 ही रिलेवेंट मानिए। तो 6 ही के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा क्लास करते हैं। समझ में आ रहा है, एक पॉइंट्स को एक क्लास लग जाता है समझने में, एक पॉइंट को एक क्लास लग जाता है समझने में। क्लियर है? तो सबसे पहला बताइए क्या था, सबसे पहले एक बार समझा दे रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ के बारे में एक क्लास में समझेंगे, ब्रीफ पोस्टमार्टम करेंगे, चूट फाड़ करेंगे, बट आपको हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं। पहला बात हम लोग क्या होता है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर और हम ऑफर देंगे, आप क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। हम ऑफर देंगे और क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अरे ऑफर देंगे अगला व्यक्ति को, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए ना। एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट कैसे बनता है, हम आपको ऑफर दिए, आप क्या करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा। तो मे बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दूसरा होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड, अगर हम ऑफर दिए हैं, आप क्या किए, एक्सेप्ट किए हैं। हम ऑफर दिए हैं और क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। हम ऑफर दिए हैं आपको, क्या ऑफर दिए हैं, ये ऑफर दिए, पेन खरीदना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? ये पेन खरीदना चाहते हैं आप, हम पेन बेचना चाहते हैं, आपको ऑफर दिए, आप क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। बस में आ रहा है? पढ़े जानते हैं एक्सेप्ट कैसे किए, आपके ऊपर बंदूक रखे थे, साइन कर, खरीद पेन, आपको ऑफर दे रहे पेन खरीदने का, अब डर के मारे खरीद लिए, अब डर से क्या कर लिए, खरीद लिए। तो क्या ये फ्री कंसेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड है। फ्री कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, फ्री कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, फ्री कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग। समझ आ रहा है ना, मीटिंग ऑफ माइंड मतलब मीटिंग ऑफ माइंड। तो हम लोग का मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, बोलिए ना, मीटिंग ऑफ माइंड, फ्री कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, नहीं हुआ ना? क्लियर है? हम तो आपसे ज़बरदस्ती करवाएं, तो मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए था। तो सबसे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, और जो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। समझ रहा है? हम आपको ऑफर दिए हैं, आप एक्सेप्ट किए। समझ रहा है? हम आपको पेन बेच रहे हैं, हम आपको क्या बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं। आपके पास क्या गया, पेन गया, मेरे पास क्या आएगा, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, उसको बोलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। हम आपको पेन दिए, हम बोले कि भाई, आप बोले सर पेन बेचना चाहते हैं क्या, हमने हाँ, तो आपको हम पेन दिए, बदले में आप क्या दीजिएगा, हम बोले बदले में आप क्या दे रहे हैं, आपको हम पेन दिए हैं तो बदले में आप क्या दे रहे हैं, सर इज्जत दे रहे हैं। अरे इज्जत नहीं चलेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, इज्जत देने से नहीं चलेगा। सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड मॉर्निंग बोल देंगे, गुड इवनिंग बोल देंगे, नहीं चलेगा। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल एकदम रियल चीज़ होना चाहिए। ये इज्जत नहीं चलेगा, पैसा वैसा लाओ, वो सामान लेके आओ। समझ में आ रहा है ना? तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई बोलता है कि ये काम कर दो, तुम्हारे लिए हम चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, तो समझाओ, चांद तारे तुम्हारे घर में लटका हुआ, अच्छा चांद तारे रियल है कि नहीं है? हाँ सर रियल तो है। अरे हाँ भाई, चांद तारे रियल है, चांद तारे रियल है, आपके घर में वो बल्ब थोड़ी जल रहा है, चांद तारे रियल है। बट क्या परफॉर्मेंस पॉसिबल है? क्या आप चांद तारे को तोड़ के लेके आ सकते हैं? हाँ, चांद तारे को तोड़ के लेके आ सकते हैं, तो इसे नौटंकी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना, इसे नौटंकी नहीं चलेगा। हाँ, तो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस हो भी परफॉर्मेंस आप क्या कर पाए वैसा कुछ करिए। समझ में आ रहा है ना, परफॉर्मेंस आप कर पाए वैसा कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाए वैसा कुछ कंसिडरेशन आप सेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले बताइए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए सर, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा क्या था सर? दूसरा था सर फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि सर ज़बरदस्ती का फैसला नहीं, ज़बरदस्ती करवा कर हम लोग साइन नहीं करवाए हो, फ्री माइंड हो। समझा रहा है ना?
फिर तीसरा क्या था, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टी आर कॉम्पिटेंट, पार्टी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्या पार्टी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पार्टी आर कैपेबल होना चाहिए। छोटा बच्चा से हम लोग क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑफर किसको दिए हम, छोटा बच्चा को दिए हैं, समझ आ रहा है। तो क्या एग्रीमेंट है, नहीं एग्रीमेंट है ही नहीं। छोटा बच्चा के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आतंकवादी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो छोटा बच्चा पागल आतंकवादी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, छोटा बच्चा पागल आतंकवादी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लीगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, लीगल होना चाहिए। आपका जो जिस मैटर का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका लीगल होना चाहिए। हम लोग किस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चरस गांजा पे कर रहे हैं। चरस गांजा लीगल है, चरस गांजा लीगल है, तो आप किस पे कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, लीगल ऑब्जेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, वो लीगल होना चाहिए, समझा रहा है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2 मिनट के लिए मान लीजिए कोकीन है, क्या है, कोकीन हीरोइन, कोकीन सब समथिंग है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, अब आपको ऑफर दी है 2 किलो कोकीन, आप एक्सेप्ट कर लिए। हम बोले हाँ आपको ऑफर दिए हैं 2 किलो कोकीन लेना है, आप एक्सेप्ट करिए, ओके। तो मेरे को क्या मिला, कोकीन, आपको क्या मिलेगा, पैसा। तो ऑफर एक्सेप्टेंस भी है, देखिए यहाँ पे मिलाते रहिए फटाफट। ऑफर एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट हो गया क्या, हाँ सर। ऑफर आपको दिए, आप एक्सेप्ट किए, ज़बरदस्ती काम करके एक्सेप्ट करवाएं कि आप खुद ही से एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बेचेंगे कोकीन, तो यानी कि फ्री कंसेंट भी हो गया। अच्छा, कंसिडरेशन, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है कोकीन, आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सर, अरे भाई हम क्या दिए, हम आपको क्या बोले कि हम ये कोकीन जो है खरीदना चाहते हैं, ऑफर दे रहे हैं आपको, आप क्या किया, एक्सेप्ट कर लिए। तो मेरे पास क्या है, कोकीन, आपके पास क्या है, पैसा, समझ में आ रहा है। और पैसा रियल है, पैसा दे पाएंगे हम, समझ में आ रहा है ना। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस भी है, आराम से कोकीन आपके घर में सप्लाई भी कर सकते, आप मेरे को सप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट है सर, फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, पार्टी आर कॉम्पिटेंट, क्या आप माइनर तो नहीं है ना, हम तो माइनर नहीं है, आप तो माइनर नहीं है ना, नहीं सर माइनर नहीं है। अच्छा, पागल वगल नहीं ना है, आप पागल नहीं ना है, पागल हम भी नहीं है, पागल आप भी नहीं है ना, नहीं सर। अच्छा, आतंकवादी नहीं ना है, आतंकवादी नहीं सर, आतंकवादी नहीं है हम, आतंकवादी भी नहीं है। जेल खटके नहीं आया ना, नहीं सर, आतंकवादी जेल खटके नहीं आया है। तो यानी चौथा पॉइंट में मीट कर गया, बट 5वां पॉइंट में आके फंस गए, गिरे आसमान से, कहाँ फंसे, खजूर, समझ में आ रहा है, कहाँ फंस गए। लीगलिटी ऑब्जेक्ट, जो आप जिस मैटर पे आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे, चरस गांजा सप्लाई करने का, कोकिंग सप्लाई करने का, वो क्या था, ऑब्जेक्ट ही क्या था, गलत था। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कल को आप मेरे को चरस गांजा सप्लाई कर दिए, समझ में आ रहा है, और आपको पैसा नहीं दिए, तो क्या आप मेरे को कोर्ट में सू कर सकते हैं, कोर्ट में आप सू कर सकते हैं। आप कोर्ट में चले गए, क्या हुआ कि आप मेरे को चरस गांजा सप्लाई किए, ठीक है, और चरस गांजा सप्लाई करने के बाद हाँ आपको पैसा दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए। आप कोर्ट में चले गए, बोले कि हम उनको चरस गांजा सप्लाई किए, मेरे को पैसा नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कोर्ट बोला क्या क्या क्या, सुने सर, क्या बोले आप, क्या बोले, फिर से बोलिए, फिर से रिपीट करिए। हाँ भाई जो सुने आप, आपको हम इनको हम चरस गांजा सप्लाई किए हैं, मेरे को पैसा नहीं दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, ये रहा एग्रीमेंट, प्रूफ। बोले आप सही में चरस गांजा दिए थे, सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं आप, सोचिए। हाँ दिए हैं, चरस गांजा दिए हैं, ये टाइम दिए, वीडियो देखिए, सब कुछ है मेरे पास। और उसको बोला पहले, उसको उठा के पहले कहाँ डाला जाएगा, जेल में, क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए। अरे भाई ये चरस गांजा सप्लाई कर रहा है, क्रिमिनल है ये, उठा कर भेजो इसको, सुन में आ रहा है ना, उठा कर जेल में डाल दिया जाएगा। पहला बात तो कॉन्ट्रैक्ट दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्या था, गलत था। हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो डिलाइन कर देंगे, नहीं हम कहाँ ऑर्डर किए, मेरे को तो सप्लाई नहीं किया, मेरा कोई नहीं था, बस में आ रहा है। वो तो जाएगा, वो खुद चिल्ला बोल रहा है हम चरस गांजा बेचते हैं, चरस गांजा बेचते हैं, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं, समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो काहे का सप्लाई, समझ में आ रहा है ना। दूसरा है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप मतलब वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। लीगल रिलेशनशिप को क्या करना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब वो कौन सा वो दो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करता है, जो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करता है, तो वो दो नहीं होना चाहिए, वो दो नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है। तो ये 6, इसलिए तो बोले ना 6 ही था, ये तो आपको सही पढ़ा दिया, चिल्ला के तो वही पढ़ा रहे थे। बताइए 6 फटाफट बताइए सर। एग्रीमेंट होना चाहिए सर, जबरदस्ती का हम लोग जबरदस्ती का साइन करा के नहीं काम कर सकते हैं, यानी फ्री कंसेंट होना चाहिए सर। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर से बोलिए क्या होना चाहिए सर, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए सर, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन सर जो पार्टी होगा, पार्टी वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कहीं बच्चा आतंकवादी पागल नहीं, छोटा बच्चा आतंकवादी पागल, छोटा बच्चा आतंकवादी पागल, छोटा बच्चा आतंकवादी पागल तो नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है, या छोटा बच्चा पागल आतंकवादी,
नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो परफॉर्मेंस कर पाए, मतलब कि आप जो लीगल हो, आई मीन सॉरी माफ़ करिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो लीगल होना चाहिए और जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, ये क्या था बताया नहीं। ये तो आपको 8 नंबर पॉइंट को तो ऊपर ही बात कर लिए थे आप, 8 नंबर पॉइंट को तो ऊपर ही बात हो गया था। ये जो 7 नंबर और 9 नंबर में पॉइंट देख रहे हैं, 7 नंबर ये बोल रहा है कि कुछ एग्रीमेंट ऐसा होता है जो शुरू से ही क्या होता है, वॉइड होता है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड। समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट जो होता है जैसे कि वो आपका जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता, जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता, जैसे कि दो जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, समझा रहा है, वो क्या होता है, वॉइड होता है। वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्लियर है? वॉइड एग्रीमेंट होता है मतलब, वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो शुरू से ही एग्रीमेंट क्या है, वाइड है। शुरू से ही एग्रीमेंट क्या है, वाइड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा है, जो लॉफुल कंसिडरेशन के आई मीन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका ऑब्जेक्ट ही क्या था, आपका ऑब्जेक्ट ही क्या था, जरा बताइए। ऑब्जेक्ट ही सर हम लोग का जो लीगल नहीं था, तो उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये वॉइड एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। एग्रीमेंट ही क्या है, वॉइड है। एग्रीमेंट ही गलत है, कहेगा कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्रीमेंट ही नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट होगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। मतलब शुरू से ही गलत हो, ठीक है ना, मतलब वॉइड मतलब जाली, जाली हो। बात समझ आ रहा है ना? अच्छा सर, और सर ये क्या बोल रहा है, देखिए सर्टेन एग्रीमेंट हम लोग तो बोलते हैं ना, एग्रीमेंट अगर हम लोग क्या किए हैं, ऑफर दिए और एक्सेप्ट कर लिए तो एग्रीमेंट बन गया। बट कुछ समथिंग एग्रीमेंट ना, कुछ एग्रीमेंट को ना लीगल फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटी को आई मीन कुछ एग्रीमेंट्स को हम लोग को लीगल फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ये ज़मीन बेचना है, ये घर बेचना है, ये जो भी कुछ बेचना है, बस में आ रहा है ना, ये बिल्डिंग बेचना है, तो अगर हम आपको बोल दिए कि ये बिल्डिंग बेच दी है, आप भी बोल दिए कि अच्छा 10 लाख रुपये हमको दे दिए, हम आपको ओरली बोल दिए कि बिल्डिंग आपका, ये बिल्डिंग आपका, ये बिल्डिंग आपका, और आपको आप जो है ना मेरे को क्या दे दिए, 10 लाख रुपये दे दिए, 10 लाख में बिल्डिंग बेच दिया आपको, तो क्या एग्रीमेंट हो गया? हाँ, कंसिडरेशन सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। नहीं सुनिए ना, बात समझिए। क्या ऑफर दिए थे हम बिल्डिंग बेचने का, हाँ, क्या एक्सेप्ट कर लिए, हाँ ठीक है, क्या हम क्या 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 ज़बरदस्ती से आपको बिल्डिंग भिजवाएं, पैसा दिए नहीं है, 10 लाख अपना मन से दिए, हम बिल्डिंग अपना मन से दिए, तो फ्री कंसेंट भी हो गया। लॉफुल कंसिडरेशन, हमको क्या मिल रहा है, पैसा, आपको क्या मिल रहा है, बिल्डिंग डीलर। हम लोग बच्चा नहीं है, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग आतंकवादी नहीं है, समझा रहा है। बिल्डिंग बेचना अलाउ है इंडिया में, हाँ सर बिल्डिंग बेचना अलाउ है, वेस्ट बंगाल में अलाउ है, अब तक तो अलाउ है, बाकी बात में नहीं पता नहीं हमको, ठीक है। अच्छा क्लियर है? तो अच्छा, लीगल रिलेशनशिप वो एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट कहीं हम लोग का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है ना, वो दो एग्रीमेंट तो नहीं ना है, नहीं सर वो दो एग्रीमेंट भी नहीं है, तो फिर सर वाइड शुरू से ही वाइड है, नहीं शुरू से वाइड नहीं है, तो सर सब कुछ तो है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो हम लोग एग्रीमेंट किए ना, इसको कुछ फॉर्मेलिटी निभाना होता है, इसको एग्रीमेंट बनाना होता है, यानी कि रिटन होना चाहिए और डीड होना चाहिए, और ये जाकर रजिस्टर्ड ऑफिस में जो हम लोग के यहाँ रजिस्टर्ड होता है, जो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अपना प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली जहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है, वहाँ जाकर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड पर दिखाना होगा, यानी कि ये फॉर्मेलिटी कुछ है, ठीक है। जब तक ये फॉर्मेलिटी आप नहीं करिएगा तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, बस में आ रहा है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो कुछ एग्रीमेंट को क्या होना होता है, फॉर्मेलिटी होना होता है, हालांकि ये कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया पूरा कहानी? क्लियर है? तो एवरी एग्रीमेंट को क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, सेक्शन 10 का सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जब करिएगा तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करके तब ये नेक्स्ट क्लास करने बैठिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।